जय हिंद। आइए आज हम लोग साइंस का अगला पार्ट लेकर हाजिर है और यहाँ पे आपको क्वेश्चंस बहुत सारे रिकॉल होने वाले हैं, जो कि आपको यहाँ पे आपने देख रहे हैं कि लिखित तो है ही, इसके अलावा और आपको हम मौखिक भी बोल देंगे। तो मौखिक वाला भी आपके लिए क्या होगा कि VBA ही होगा, और इतना ज़्यादा मतलब ये VBA होगा कि इन टॉपिक से अगर क्वेश्चन वगैरह आएंगे आपके एग्जाम्स में तो आपको छूटेंगे नहीं, और अक्सर इन सब टॉपिक से आपके क्वेश्चन आते ही रहते हैं। तो याद मतलब तो इसका क्वेश्चन का हम लोग अब देखेंगे। अब बात यहाँ पे आपको बता, अगर आप मेरे चैनल्स पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल्स को मतलब सब्सक्राइब कीजिए, और आज का हम अपना वीडियो का टारगेट का हम मतलब 20 लाइक रखते हैं, तो जरूर आप इसे टारगेट पूरा करने में आप मेरा हेल्प करें। चलिए तो अगले हम लोग डायरेक्ट क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। इसका पहला पार्ट हम आपको करा चुके हैं। तो क्वेश्चन हम लोग का ये 21 नंबर का आता है कि ड्यूटेरियम के जो नाभिक में होते हैं तो कितने मतलब वो नाभिक में कितने होते हैं, क्या चीज़ होते हैं। तो याद रखिएगा उसमें एक न्यूट्रॉन होते हैं और एक प्रोटॉन होते हैं। तो चलिए इस तरह से आप देख लेते हैं। उसका हाइड्रोजन का और तीन होते हैं। आपको तो याद रखिएगा आपका ये प्रोटियम हो गया, और ये दो वाला का ड्यूटेरियम में, तीन वाला का ट्राइटियम, ये हाइड्रोजन के ही समस्थानिक होते हैं, यानी कि ये 1H1, और ये हो गया आपको ऊपर से लिख देते हैं अच्छा से। आपको इसमें से तीनों क्लियर करना जरूरी होगा। 1H1 ये प्रोटियम हो गया, इसको हम लोग प्रोटियम कहते हैं, और 1H2 इसको हम लोग ड्यूटेरियम कहते हैं, और इसी को, और ये थी 1H3 ये वाला, इसको को हम लोग ट्राइटियम कहते थे। इस तरह ड्यूटेरियम को हम लोग D लिख देते हैं और ट्राइटियम वाले को T लिख देते हैं। अब इसमें से आप देख लेते हैं। तो याद रखिएगा इसमें आपको प्रोटॉन कितना है, 1 ही है। इसका इलेक्ट्रॉन कितना है, 1 है, लेकिन इसमें न्यूट्रॉन पूछेगा था प्रोटियम वाला में तो शून्य हो जाता है। तो याद रखिएगा न्यूट्रॉन बराबर ये शून्य प्रोटियम वाला में होता है। ड्यूटेरियम में आपको 1 प्रोटॉन हो गया, 1 इलेक्ट्रॉन हो गया और 1 न्यूट्रॉन हो गया। न्यूट्रॉन निकालने के लिए भार में से संख्या को घटा देते हैं तो वह निकल जाता है। तो इस तरह से आप इसमें भी आप रख सकते हैं कि 1 आपको क्या होगा कि इसमें न्यूट्रॉन मिलेगा। उसी तरह से ट्राइटियम वाला में याद रखिएगा, तो ट्राइटियम वाला में आपका प्रोटॉन तो 1 होगा, इलेक्ट्रॉन भी 1 होगा, लेकिन उसमें क्या होगा कि न्यूट्रॉन जो होगा कि 2 हो जाएगा। तो इस तरह से आप याद रख सकते हैं कि देखिए यहाँ पे कॉमन मिल रहा है, यानी कि प्रोटॉन प्लस, या आपको प्रोटॉन प्लस इलेक्ट्रॉन ये कॉमन मिल रहा है कि 1 1 ही होगा नीचे का, क्योंकि और इसके अलावा जो उसका न्यूट्रॉन है यही आपको कन्फ्यूजन करता है। तो इसमें इससे याद रख सकते हैं कि आपको प्रोटियम वाला में आपको न्यूट्रॉन, प्रोटियम वाला में कितना होता है, ये आपको न्यूट्रॉन तो शून्य होता है। उसी तरह से आपका ड्यूटेरियम वाला में कितना होगा तो 1 होगा, और ट्राइटियम वाला में कितना होगा तो 2 होगा। तो ये आप इससे भी रिकॉल करके रख सकते हैं। हाइड्रोजन के ही 3 समस्थानिक होते हैं, उसी तरह से ऑक्सीजन के भी 3 समस्थानिक होते हैं, यूरेनियम के भी 3 समस्थानिक होते हैं। यूरेनियम का मतलब ये वाला आपको एक 234 होता है, और एक 235 होता है, और एक 238 होता है। ये आपको यूरेनियम और 238 वाला होता है। 38 वाला सबसे ज़्यादा पृथ्वी पर निकले को मिलेगा, या 99% से ज़्यादा है, जबकि यूरेनियम 235 वाला, यानी कि 235 वाला आपको 1% से भी कम मिलता है, यानी कि आधा % के आसपास में मिलता है। इसीलिए इतना आधा % भी मिलता है, और उसके पास साथ इतना बहुमूल्य होता है। इसके ज़्यादा देखते हैं कि ऊर्जा वगैरह उत्पादन के लिए क्षमता है। अगर पृथ्वी पर 238 रहता है तो कब के लिए आपका ऊर्जा क्रांति आ चुका रहता है। धरती पे एकदम पूरा ऊर्जा उसको बिजली से मतलब सप्लाई दिया जा सकता था। तो चलिए, तो ये आपका ड्यूटेरियम से था, हमने आपको अब उसमें से कुछ देख लेते हैं। तो याद रखिए ड्यूटेरियम को, क्योंकि देखिए हम लोग साधारण जल को लिखते हैं इस तरह से H2 है, यानी कि ये साधारण जल हो गया जिसे हाइड्रोजन के ऑक्साइड कहते हैं। उसी तरह से अगर इसको हम ड्यूटियो लिखते हैं तो ये चूंकि ड्यूटेरियम है तो इसलिए ड्यूटेरियम के ऑक्साइड, इसी को हम लोग कहा जाता है कि भारी जल, या फिर इसको भारी हाइड्रोजन कहेगा। तो ड्यूटेरियम को वही भारी हाइड्रोजन के भी नाम से जाना जाता है। ये चीज़ भी आपको याद रखना होगा, यानी ये सब रिकॉल करके रखना होगा। इसके अलावा देख लीजिए, ये भारी जल हो गया, इसको DTO कहते हैं। इसके अलावा अब यहाँ पे कुछ और चीजें देख लेते हैं। यहाँ पे 10⁻10 मीटर लिखे हुए हैं, यानी कि ये परमाणु का नाभिक होता है, मतलब ये होता है परमाणु का आकार। ये आपका परमाणु का आकार हो गया 10⁻10 मीटर हो गया। उसी तरह से अगर परमाणु का नाभिक पूछेगा तो नाभिक का आकार, ये वाला आपका क्या होगा कि ये बीच वाला आपको क्या होगा कि नाभिक हो गया, यानी कि ये नाभिक अगर बात पूछेगा तो 10⁻15 मीटर होता है नाभिक का, क्योंकि आकार नाभिक में छोटा हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे माइनस में है इसीलिए। जबकि नाभिक को याद रखिएगा -15 को फर्मी मीटर कहा जाता है, इसलिए नाभिक को हम लोग आकार को फर्मी मीटर के रूप में नापते हैं। यहाँ पे लिख दिए हम आपको फर्मी मीटर, जबकि उसको परमाणु के आकार को हम एंगस्ट्रम के रूप में रखते हैं, क्योंकि 1 एंगस्ट्रम बराबर भी होता है, 1 एंगस्ट्रम बराबर 10⁻10 मीटर होता है। तो ये सारे क्वेश्चंस आपको याद रखना होगा। जबकि भारी जल का प्रयोग हम लोग नाभिकीय रिएक्टर में मंदक वगैरह के रूप में प्रयोग करते हैं। जबकि प्रोटॉन के अगर खोजकर्ता में देखिएगा तो गोल्डस्टीन और रदरफोर्ड मिलेगा, न्यूट्रॉन का जेम्स चैडविक मिलेगा, जबकि इलेक्ट्रॉन को आपको जे थॉमसन होगा। जबकि इलेक्ट्रॉन का भार 0 होता है, प्रोटॉन का भार याद रखिएगा 1 होता है, और इलेक्ट्रॉन का भी भार 1 ही होता है। लेकिन इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन 1 1 कैसे हो सकता है एक्यूरेट? तो एक्यूरेट में याद रखिएगा उसमें से आपको न्यूट्रॉन जो होता है यह भारी होता है। न्यूट्रॉन क्या होता है कि यह थोड़ा सा हल्का सा भारी होता है किसके, प्रोटॉन के अपेक्षा। तो यही चीज आपको याद रखना होगा। और इलेक्ट्रॉन ही किसी तत्व को गुणवत्ता को दर्शाता है, लास्ट में वैलेंस इलेक्ट्रॉन ही बता देता है कि वह धातु है कि अधातु है कि उपधातु के रूप में है। तो यही याद रखना होगा। और इलेक्ट्रॉन ही अभिक्रिया में भाग लेते हैं, जबकि प्रोटॉन और इसमें से न्यूट्रॉन और प्रोटॉन ये भाग नहीं लेते। जबकि ये नाभिक में क्या होते हैं कि उपस्थित
उपस्थित रहते हैं। तो ये सारे क्वेश्चंस भी आपको रिकॉल कर रखना होगा, बेसिक्स है। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। यूरेनियम के समस्थानिक होते हैं, तो कौन कौन से इसमें समस्थानिक होते हैं, तो यहाँ पे एक देख लीजिए, यूरेनियम 238 के अलावा ये हो गया यूरेनियम 235 और एक यूरेनियम 234, ये 3 होते हैं, याद रखना। यूरेनियम के कभी भी पूछेगा कितने समस्थानिक होते हैं, तो 3 ही होते हैं। और ये वाला आपको याद रखेगा, यूरेनियम 235 या पृथ्वी पर सबसे कम है यूरेनियम, ये परमाणु संख्या 92 होता है और 235 यही पृथ्वी पर 1% से भी कम है। इसी से हम लोग नाभिकीय रिएक्टर में इसको ईंधन के रूप में प्रयोग करते हैं, इसी से ऊर्जा वगैरह उत्पादन होता है। अब बात करते हैं इस यूरेनियम में उत्पादन में अगर विश्व में देखेंगे तो कजाकिस्तान 1 नंबर पे आपको मिलेगा। और भारत में अगर बात करेंगे तो जादूगोरा जो कि झारखंड में है, तो झारखंड में यूरेनियम के उत्पादन में आपको जादूगोरा फेमस है। लेकिन यूरेनियम उत्पादन में याद रखिएगा आंध्र प्रदेश सबकी प्रथम स्थान पे अब आ चुका है। और यूरेनियम का हमने आप बता दिया कि नाभिकीय रिएक्टर वगैरह में इसका प्रयोग किया जाता है, ऊर्जा का उत्पादन मतलब किया जाता है, क्योंकि ये ईंधन के रूप में बहुत ज्यादा होता है, इतना ज्यादा होता है, यानी कि सबसे ब्रह्मांड में सबसे ज्यादा आपका यूरेनियम ही देता है, यानी कि हाइड्रोजन से भी ज्यादा इसका एनर्जी इससे हमें निकलता है। ये सारे क्वेश्चंस आपको याद रखना होगा। और ये समस्थानिक हो गया, यानी 92 यानी कि जिसको परमाणु संख्या समान हो। अब भार क्या हो कि भिन्न भिन्न हो, तो भिन्न भिन्न जो भार हो जाती है, भिन्न भिन्न भार भार, तो याद रखें उसको समस्थानिक कहते हैं। जबकि भार समान हो जाता है और परमाणु संख्या अलग अलग हो जाता है, उसको समभारी कहा जाता है। उसी तरह से इलेक्ट्रॉन अगर समान हो तो सम इलेक्ट्रॉनिक कहा जाता है, और प्रोटोन समान हो तो सॉरी न्यूट्रॉन समान हो तो सम न्यूट्रॉनिक कहा जाता है। तो इस तरह से आप 4 यहाँ पे समस्थानिक से जुड़ा हुआ कुछ आपको अन्य चीज बताया, टॉपिक से जुड़ा हुआ है, जैसे समस्थानिक यानी कि आइसोटोप्स परमाणु संख्या समान होते हैं, और आइसोबार यानी कि भार समान होते हैं, और आइसो इलेक्ट्रॉनिक यानी कि इलेक्ट्रॉन मतलब समान होते हैं, न्यूट्रॉनिक समान न्यूट्रॉन होते हैं। तो ये सारे क्वेश्चंस आपको यहाँ से हमने आपको रिकॉल करा दिया। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि हाइड्रोजन के समस्थानिक होते हैं। तो हाइड्रोजन के कितने समस्थानिक होते हैं, यहाँ पे मूल रूप से पूछ दिया गया, यानी कि 3 होता है। हमने अब जैसा आपको बताया कि प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्राइटियम, जबकि प्रोटियम में न्यूट्रॉन क्या होता है कि 0 होता है, ड्यूटेरियम में 1 होता है, ट्राइटियम में आपको 2 होता है। बाकी हाइड्रोजन से संबंधित याद रखिए, हाइड्रोजन को भविष्य का ईंधन कहा जाता है। हाइड्रोजन का सबसे ज्यादा क्या होता है कि ऊष्मीय मान होता है, ऊष्मीय मान होता है, यानी कि 1 ग्राम किसी वस्तु को जलाने से उससे कितना प्राप्त होती है ऊर्जा, उसी को कहा जाता है ऊष्मीय मान होता है। तो ये याद रखिएगा हाइड्रोजन का सबसे ज्यादा होता है। 2 नंबर पे आप अगर हाइड्रोजन से कम का अगर बात करेंगे तो आपका मेथेन का होता है। कितना होता है कि मेथेन का होता है, यानी कि CH4 का होता है। उसके बाद आप जानते हैं यानी कि कोक का होता है, कोक के बाद उसके बाद आपका कोयला का होता है, उससे कम आपका चारकोल का होता है, उसके बाद आपको सबसे कम मतलब गोईठा वगैरह यानी कि लकड़ी यूज कर सकते हैं, तो उसका होता है। तो यहाँ पे इस चीज था, तो हमने आपको क्लियर करा दिया था ये हाइड्रोजन वाला का। और हाइड्रोजन याद रखिएगा, हाइड्रोजन मतलब सबसे हल्का अगर तत्व पूछेगा तो आपको हाइड्रोजन ही लगाना होगा, और हल्का गैस भी कहेगा तो आपको हाइड्रोजन ही टिक लगाना होगा। लेकिन यही कह देगा कि हल्का अक्रिय गैस था, अक्रिय गैस कह देगा आपको, तो हीलियम वहाँ पे टिक करना होगा। अक्रिय गैस में रूप में यह आता है हीलियम। और जबकि हीलियम एक अपवाद है, जिसके महत्तम कक्षा में 8 नहीं बल्कि यह 2 इलेक्ट्रॉन, महत्तम कक्षा में 2 ही एथी रहते हैं इसके, इसलिए याद रखिएगा यह अपवाद के रूप में आता है। इसमें अक्रिय गैस में होते हुए महत्तम कक्षा में 8 नहीं इलेक्ट्रॉन रह के 2 ही इलेक्ट्रॉन रहते हैं। ये क्वेश्चंस भी आपको रिकॉल करके रखना होगा। और बात करते हैं यहाँ पे हाइड्रोजन में, तो ये सबसे हल्का तत्व हो गया। इसके अलावा हल्का मतलब इसको गैस भी कहते हैं, यह पहला वर्ग का है। और ये मतलब याद रखना है कि हाइड्रोजन क्या है, तो याद रखिए अधातु है। अधातु होते हुए भी इसको धातु वाला के वर्ग में इसको रखा गया, पहला वर्ग में रखा गया है। पहला वर्ग वाला को क्षार मतलब इसको क्षार धातु कहते हैं, दूसरा वाला को क्षार मृदा धातु कहा जाता है। यानी कि 1 वाला की ये वाला हो गया, तो यानी कि हाइड्रोजन ना रब से करे फरियाद, ये इस तरह का ट्रिक होते हैं। हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम और ये मतलब थे रुबिडियम, ये सब आपका क्षार मृदा धातु कहलाते हैं, यानी कि पहला वर्ग वाला का तत्व होते हैं। तो ये सारे क्वेश्चन हमने आपको जो भी था हाइड्रोजन से मुख आपको हमने रिकॉल करा दिया। और याद रखिए सूर्य में ऊर्जा का स्रोत में आपका हाइड्रोजन ही होता है। यही हाइड्रोजन क्या होता है कि हीलियम में बदल गया रहता है, जिसके कारण यह सूर्य की ऊर्जा प्राप्त मतलब वह होती है। और साथ ही साथ उसमें सूर्य में याद रखिएगा नाभिकीय संलयन की अभिक्रिया होती है, जबकि संलयन की अभिक्रिया अनियंत्रित नाभिकीय की अभिक्रिया है। तो चलिए इससे रिलेटेड जो भी था क्वेश्चन हमने आपको रिकॉल करा दिया। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। अनिश्चितता का सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया हुआ था, तो याद रखना हाइगेंस नामक व्यक्ति ने किया हुआ था। इसके अलावा अगर आइंस्टीन की बात करेंगे तो याद रखना यहाँ पे ई बराबर mc² ये दिए हुए थे। ई क्या है आपका ऊर्जा है, और एम क्या है आपका मतलब किसी वस्तु का मास है, और सी क्या है प्रकाश का चाल है। प्रकाश के चाल का अगर वर्ग कर देंगे, यानी कि किसी वस्तु की इतना तेजी से छोड़ देंगे जो प्रकाश के चाल के बराबर हो, तो उसका वर्ग हो जाएगा, तो वह वस्तु क्या चीज में ऊर्जा में बदल जाएगा, यानी कि वह
द्रव्यमान नहीं रहेगा बल्कि ऊर्जा में और ये अदृश्य हो जाएगा। अदृश्य हो जाएगा यानी ब्रह्मांड में कहीं न कहीं खो जाएगा, या फिर मतलब या लाइट एक से यानी कि या तो आपको मतलब पास्ट में या फिर फ्यूचर में चला जाए, यही इसका संकेत मतलब ये सब चीज़ होता है। जैसे कि आपको टाइम ट्रेवल वगैरह मूवी देखते होंगे उससे समझ लीजिए। इसके अलावा आइंस्टीन ने एक सापेक्षता का सिद्धांत दिया हुआ था, ये ई बराबर एमसी स्क्वायर को सापेक्षता का सिद्धांत कहते हैं। इसके बाद फोटो इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत इन्होंने दिया हुआ था। प्रकाश विद्युत प्रभाव में बोला था कि जो प्रकाश आती है ऊपर से नीचे की ओर, याद रखें वो एक कण के रूप में आती है और उसमें एक ऊर्जा के रूप में आती है। इसे कण क्या कहते हैं, इस कण को फोटोन कहा जाता है और ऊर्जा का बंडल कहा जाता है इसी फोटोन को, इसी से ऊर्जा प्राप्त होती है। इसलिए आप देखते हैं कि सौर सेल वगैरह में जब यही सब डॉट डॉट जर्मेनियम और सिलिकॉन वो सब और सालक के रूप में प्रयोग करते हैं और उसमें जो ऊर्जा उसको कण के रूप में मिलती है वो फोटोन के रूप में मिलती है, और वो प्रकाश जब चलता है वो फोटोन के रूप में चलता है। यही इनका सिद्धांत है और इसी फोटोन के सिद्धांत को लेकर इनको ये नोबेल पुरस्कार दिया गया अल्बर्ट आइंस्टीन को। ये ई बराबर एमसी स्क्वायर के लिए नहीं दिया गया, जबकि ब्रह्मांड का सबसे बड़ा ये फॉर्मूला के रूप में इनका जाना जाता है अल्बर्ट आइंस्टीन का। याद रखना ये जर्मनी के मतलब ये व्यक्ति थे, कुछ समय के पश्चात ये इंग्लैंड चले गए थे। इसके अलावा प्रोटॉन के खोजकर्ता में आपको रदरफोर्ड वगैरह जानबे करते हैं। परमाणु के नाभिक का भी खोज इन्होंने रदरफोर्ड किए हुए थे। ये कुछ सिद्धांत से जुड़ा हुआ था। क्वेश्चन आगे की ओर बढ़ते हैं। स्थिर ताप पर किसी गैस के आयतन का मतलब क्या कहते हैं, नियत ताप पर, स्थिर ताप यानी कि नियत ताप पर किसी गैस का जो आयतन का कम करने पर उसका दाब का क्या प्रभाव पड़ता है। याद रखिए दाब बढ़ जाता है। ये किसका नियम है, तो याद रखना होगा आपको बॉयल्स का नियम है। बी हमने लिख दिया है, इसका मतलब बॉयल्स का नियम हो गया। बी और टी यहाँ पे मतलब बॉयल्स के नियम में ताप आपका नियत होगा। और फॉर्मूला में याद रखिएगा आप अपना, हमें कल भी आपको रिकॉल कराए थे, पी भी बराबर एक एन आर टी, ये गैस का मतलब ये फॉर्मूला नियतांक एन के आदर्श गैस समीकरण है, और जिसमें से एन आपके क्या है मोलों की संख्या है, आर क्या है कि गैस नियतांक है, टी आपका टेम्परेचर है। तो इसको आप शॉर्टकट में ऐसे भी लिख सकते हैं यानी कि पी भी बराबर टी। अब यहाँ पे टी ही हम चूंकि नियत कर दिए तो क्या मिलेगा इसको फॉर्मूला में, तो याद रखिए आपको भी बराबर 1/p, यानी कि एक दूसरे के यह विपरीत हो गया। चूंकि भी बराबर यह पी नहीं है बल्कि यह बट्टा में है। बट्टा का मतलब उल्टा है, एक बढ़ेगा तो दूसरा आपको घटेगा। अगर यही दूसरा वाला अगर मतलब ये घटेगा तो याद रखिएगा ये पहला वाला बढ़ेगा। यही इसका संबंध रहता है, यानी कि व्युत्क्रमानुपाती इसको कहा जाता है। यानी कि उसका आयतन क्या होता है, उसका मतलब प्रेशर के व्युत्क्रमानुपाती होता है, यानी कि उल्टा होता है। इसीलिए कह रहा है कि आयतन कम करने पर क्या होगा, उसका दाब बढ़ जाएगा। यही अगर आयतन हम बढ़ा देंगे तो उसका दाब क्या हो जाएगा कि घट जाएगा। या ऐसे भी आप मतलब ऐसे याद कीजिए, कोई वस्तु है अगर हाथ में आप पकड़ के उसको कस के दबाते हैं यानी कि दाब बढ़ाते हैं तो उसका क्या होता है, आयतन घटता है, यानी कि वो धीरे धीरे सिकुड़ने लगता है। तो सिकुड़ने लगता है तो ऐसी स्थिति में ऐसे भी आप इसको बॉयल के नियम को सब दिमाग में याद रख सकते हैं। इसके अलावा सीपी हमने लिखा हुआ था, ये चार्ल्स का नियम होता है। तो चार्ल्स के नियम में आपका पी यानी कि प्रेशर आपका नियत होता है। तो यहाँ पे भी आप फॉर्मूला में देख सकते हैं, यानी कि पी भी बराबर हमने यहाँ टी लिखा हुआ था, तो चूंकि यहाँ पर प्रेशर ही आपको चार्ल्स के नियम में नियत कर दिया गया था। भी बराबर क्या हो गया कि टी, यानी कि ताप बढ़ाएंगे तो ये कहाँ है समानुपाती का संबंध, यानी कि आयतन उसके मतलब परम ताप का समानुपाती होता है। तो ये चीज आपको यहाँ से याद रखना, या फिर अनुक्रमानुपाती भी बोलता है क्वेश्चन में, यानी कि परिभाषा में। यानी कि भी बराबर टी, यानी कि ताप बढ़ाएंगे तो आयतन बढ़ेगा, ताप घटाएंगे तो आयतन क्या होगा कि घटेगा। वैसे भी किसी चीज को वस्तु को याद रखेगा, आयतन थोड़ा सा रहता है उसका क्या होगा कि आयतन थोड़ा सा है। जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाते जाते हैं तो आयतन बढ़ते जाता है। तो देख रहे हैं कि ताप बढ़ने से क्या होगा कि उसका आयतन बढ़ रहा है, लेकिन ताप जैसे जैसे घटाएंगे तो फिर मतलब उसको क्या करेंगे कि घटाएंगे तो ताप घटेगा तो उसका आयतन भी घटेगा। तो ये आपका किसका नियम है, तो चार्ल्स का नियम आपको दिमाग में बैठा के रखना पड़ेगा। जबकि एपीटी का मतलब है, ए मतलब एवोगाड्रो का नियम। एवोगाड्रो के नियम में क्या होता है कि आपका पी और प्रेशर और टेम्परेचर दोनों नियत रहता है। तो ऐसे नियत स्थिति में क्या आपको फॉर्मूला मिल जाएगा, यानी कि पी भी बराबर, यानी कि इसको आपको मिल जाता है। यही आपका अंतिम संकेत है, यानी कि भी बराबर एन। उसका आयतन क्या होता है कि मोलों की संख्या के बराबर होती है, यानी कि मोल की संख्या बढ़ेगा इसका मतलब आयतन बढ़ेगा, और आयतन कम घटेगा इसका मतलब मोलों की संख्या घटेगा, यानी कि उसका कण हो गया एक तरह का। और किसी भी वस्तु का कण ही आप कम कर देंगे यानी कि तो उस तरह से आप ये देखते हैं कि उस वस्तु का भी मतलब आयतन घटने लगता है। तो यही क्वेश्चन आपको ये गैस के साथ तीनों के नियम से आपको याद रखना होगा। एवोगाड्रो का नियम ए से, और बी से आपका बॉयल्स का नियम हो गया, सी से आपका चार्ल्स का नियम होगा, जिसमें से आपको याद रखना होगा कि ये पी टी, यानी कि एवोगाड्रो के नियम में पी और टी यानी प्रेशर टेम्परेचर नियत रहता है, बॉयल्स के नियम में ताप नियत रहता है, और चार्ल्स के नियम में आपका प्रेशर नियत रहता है। तो ये सारे क्वेश्चन आपको साइंस में बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं, जो आपको फॉर्मूला के आधार पर भी ऐसे भी आपको लिखा हुआ
होगा मिलेगा, और या फिर चार्ल्स के नियम में वैसे भी मिलेगा। और एक हाँ, इसको बॉयल्स के नियम में ऐसा नहीं है कि उसको न्यूमेरिकल वगैरह सॉल्व करने में भी इसका काफ़ी ज़्यादा यूज होता है। तो चलिए अब हम लोग सीधे आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है परमाणु के भट्टी में कौन सा ईंधन प्रयुक्त होता है। तो देखिए क्वेश्चन वह आइए गया आपका, यूरेनियम का प्रयोग किया जाता है। यूरेनियम में कौन सा प्रयोग किया जाता है, तो 235 वाला का प्रयोग किया जाता है ईंधन के रूप में, जबकि भारी मंदक के रूप में हम लोग भारी जल का प्रयोग करते हैं, जबकि मंदक के रूप में ग्रेफाइट का भी प्रयोग करते हैं। जब भारी जल का उपयोग करते हैं इसको स्विमिंग पूल रिएक्टर कहा जाता है, जबकि ग्रेफाइट का जब हम लोग प्रयोग करते हैं तो याद रखिएगा उसको परमाणु पाइल के नाम से जाना जाता है। उसी तरह से नियंत्रक क्षार के रूप में याद रखिएगा कैडमियम का प्रयोग किया जाता है। नियंत्रक क्षार के रूप में कैडमियम और इस बोरन के क्षार का प्रयोग किया जाता है। ये आपको क्या करता है कि कंट्रोल कर देता है। और उसके अलावा उसमें से नाभिकीय जो रिएक्टर में अभिक्रिया होती है तो याद रखिए यूरेनियम ये 235 जो होती है, यानी कि ये आपको बेरियम क्या होता है कि 56 और क्रिप्टन क्या होता है कि मतलब 36 में टूट जाता है। साथ ही साथ 3 न्यूट्रॉन उत्पन्न होते हैं, 3 में से न्यूट्रॉन होते हैं, यानी कि 1 से 3 और 3 से 9 और 9 से 27 और 27 से 81, इस तरह से अभिक्रियाएं चलती चली जाती है। तो यानी कि नाभिकीय जो रिएक्टर में इतना ऐसे चली जाएगी तो विस्फोट हो जाएगा, जिसके कारण परमाणु भट्टी मतलब वो उड़ जाएगा, ब्लास्ट हो जाएगा। इसलिए उसको नियंत्रक क्षार के रूप में कैडमियम और बोरॉन हम लोग प्रयोग करते हैं, जिसमें से 3 न्यूट्रॉनों में से क्या करते हैं कि 2 को अवशोषित कर लेता है, 1 को ही आगे अभिक्रिया में फिर भाग लेता है, फिर 1 से 3 निकलता है, 3 में से फिर 2 को अवशोषित कर लेता है। यही प्रक्रिया जारी रहता है। इसी अभिक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, नियंत्रित अभिक्रिया। कैसा, नियंत्रित अभिक्रिया कहा जाता है। और नाभिकीय रिएक्टर में याद रखिए कौन सा होता है, विखंडन होता है। विखंडन ही आपको याद रखना। विखंडन का अर्थ होता है कि यानी कि टूटना है, 2 हल्के नाभिकों में टूट जाना, तो उसी को लेकर विखंडन कहा जाता है। तो ये सारे क्वेश्चंस भी आपको याद रखना होगा कि ये यूरेनियम का इसमें प्रयोग करते हैं ईंधन के रूप में, मंदक में D2 और ग्रेफाइट का नियंत्रक के क्षार के रूप में कैडमियम और बोरॉन का प्रयोग किया जाता है। यहाँ पे और कुछ देख लीजिए, जैसे यहाँ पे थोरियम है तो याद रखिएगा मोनाजाइट हो गया, इसके अलावा थोरेनाइट हो गया और ऑलनाइट हो गया। ये 3 आपका यूरेनियम का अयस्क है जो कि, और ये याद रखिएगा आपको विश्व में पहला स्थान मतलब स्थान पर भारत ही है जो कि थोरियम उत्पादन करता है, जो कि केरल के बालू में आपको सबसे ज़्यादा थोरियम मिलेगा। ये चीज़ आपको यहाँ से याद रखना होगा। और इसका अयस्क में मोनाजाइट, थोरेनाइट और ऑलनाइट ये अयस्क होता है। और इसे यूरेनियम का ही अयस्क होता है, पिच ब्लेंड होता है। पिच ब्लेंड यानी कि U3O8 होता है इसका अयस्क होता है यूरेनियम का। हमने आपको बताया था कि यूरेनियम के उत्पादन में कजाकिस्तान प्रथम स्थान पे और जादूगोरा भारत में यूरेनियम के लेकर फेमस है। और यहाँ पे देख लीजिए सोडियम है, तो सोडियम सबसे मतलब धातु होती है, भी मुलायम होता है, जिससे हम लोग चाकू से भी आसानी से हम लोग काट सकते हैं। जबकि सबसे कठोर धातु के रूप में आपको पूछेगा तो याद रखिएगा आपको कौन सा होता है, तो प्लेटिनम होता है। प्लेटिनम आप सबसे कठोर ज़्यादा होता है, याद रखना होगा। जबकि ये पेट्रोलियम तो औषधि चट्टानों वगैरह मिलता है, ऑक्टेन संख्या से निकाल इसका ज्ञात किया जाता है गुणवत्ता, लेकिन आपको डीजल का याद रखिएगा सीटेन संख्या से ज्ञात किया जाता है। और इसे सोडियम का यहाँ पे आपको दिया हुआ था, सोडियम का भी अयस्क बहुत सारा होता है, जैसे कि आपको ऐसे नमक हो गया, NaCl हो गया, इसके अलावा मतलब चिली साल्ट पीटर यानी कि NaNO3 ये चिली साल्ट पीटर हो गया, उसके बाद ट्रोना हो गया, बोरेक्स हो गया, ये सब भी आपका सोडियम का ही अयस्क मिलेगा। और चलिए सोडियम जबकि जल के साथ अभिक्रिया करता है तो हाइड्रोजन मुक्त करता है, और ये सोडियम जल में क्या होता है कि ब्लास्ट कर जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसी क्वेश्चन में 27 नंबर में आपका कह रहा है कि भोपाल गैस जो घटना किस गैस के रिसाव के कारण हुआ था, तो याद रखना है कि MIC मिथाइल आइसोसाइनाइड के कारण हुआ था। और ये कब हुआ था, तो 4 दिसंबर याद रखिएगा 1984 का, यानी कि 3 दिसंबर और 4 दिसंबर यही रात में हुआ था मिथाइल आइसोसाइनाइड का। यह यूरेनियम कार्बाइड का एक फैक्ट्री था, यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री, उसी में ब्लास्ट हुआ था, जिसमें से एक R37 मतलब वो इसी करके था। वो क्या हुआ था कि आपको वह टरबाइन उसका ब्लास्ट हो गया था रिसाव के कारण। चलिए इससे जुड़ा आगे देखते हैं, देख लीजिए यही आपका है मिथाइल आइसोसाइनाइड, जिसे हम लोग शॉर्टकट में MIC मिक भी कहते हैं। मिथाइल आइसोसाइनाइड अगर फार्मूला के रूप में आप देखेंगे तो फार्मूला हमने यहाँ आपको लिख दिया है, यानी कि C2H3 और आपको NO, ये क्या हो गया कि आपका वह आपका यही आपका मिथाइल आइसोसाइनेट का फार्मूला होता है। और इसके अलावा वहाँ पे रिसाव हुआ था, इसके कारण अब यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे और भी हमने कुछ लिखा हुआ है साइनाइड का संकेत में याद रखिएगा C और N होता है, और C और N के बीच कितना का बॉन्ड होता है, तो ट्रिपल बॉन्ड यहाँ देखने को मिलेगा। इसके अलावा हमने मिथाइल भी लिख दिया, मिथाइल का मतलब एल्कोहल होता है, यानी कि CH3OH, ये मिथाइल एल्कोहल होता है, यानी कि शराब जब बनाते हैं एथिल एल्कोहल के बाद वो मिथाइल एल्कोहल में बदल जाता है, जो विषैला होता है, जो व्यक्ति को अंधा वगैरह कर देता है, इसके कारण मृत्यु वगैरह भी
हो जाता है। तो आजकल ज़्यादातर वही दारू पीने की वजह से व्यक्ति मृत्यु हो जाता है, यही इसी के कारण होता है। तो ये सब क्वेश्चंस भी आपको हम याद रखना। भोपाल गैस त्रासदी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एकदम बार-बार इसको क्वेश्चन पूछा जाता है और एमआईसी के बारे में पूछा जाता है। इसका कभी फुल फॉर्म पूछा जाता है मिथाइल आइसोसाइनेट, या फिर कभी उसका फुल आपको सब फार्मूला वगैरह भी पूछा जाएगा। तो C2H3NO, ये चीज़ उस क्वेश्चन आपको रिकॉल करके रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सिंदूर का रासायनिक नाम क्या है? तो याद रखिएगा, सिंदूर का मतलब रासायनिक नाम होता है मर्क्यूरिक सल्फाइड होता है। क्या होता है? मर्क्यूरिक सल्फाइड होता है। और फार्मूला की बात करेंगे तो HGS होता है। यानी कि Hg आपका क्या हो गया? पारा हो गया, और S क्या हो गया? सल्फर हो गया। तो इसी को कहा जाता है सिंदूर कहा जाता है। लेकिन एक होता है कि लाल सिंदूर। तो लाल सिंदूर के किस को हम लोग पुकारते हैं? तो Pb3O4 को कहा जाता है। यानी कि Pb3O4 को इसको लाल सिंदूर कहते हैं। और सिर्फ सिंदूर कह दिया तो इसलिए मर्क्यूरिक सल्फाइड को कहा जाता है। और एक चीज़ और याद रखना होगा, चूंकि Hg है यहाँ पे आया, यानी कि पारा है, तो पारा याद रखिएगा। तो आप जानते हैं इसके पारा का परमाणु संख्या कितना होता है? 80 होता है। और यह द्रव अवस्था में रहता है, यानी कि यह धातु होते हुए भी द्रव अवस्था में रहता है, जो कि एक अपवाद है। और याद रखना, यह द्रव अवस्था में होते हुए यह चालन विधि से गर्म होता है, क्योंकि हम जानते हैं कि चालन विधि द्रव, और द्रव क्या होता है कि आपको द्रव और गैस ही आपको क्या होता है कि चालन विधि से गर्म होते हैं। सॉरी, संवहन विधि से। द्रव और गैस क्या होता है? आपका संवहन विधि से गर्म होता है। लेकिन ये आपको द्रव होते हुए अभी ये संवहन विधि नहीं, बल्कि यह चालन विधि द्वारा गर्म होता है। और चालन विधि द्वारा कोई भी जो ठोस वस्तु होता है वह भी गर्म होता है। तो ये चीज़ याद रखना होगा कि ठोस आपको हमेशा याद रखेगी, यह चालन विधि द्वारा ही होता है। लेकिन एक अपवाद में है आपको, ये आपको पारा हो गया, वो आपको चालन विधि से। बाकी आपको द्रव और गैस में संवहन विधि द्वारा क्या होता है कि गर्म होती है। इसके अलावा यहाँ पे हम लोग अगर बात करेंगे तो यहाँ के लिए हमने लिख दिया NaCl, यानी कि यह सोडियम क्लोराइड, ये नमक है। इसमें पोटेशियम आयोडाइड मिला देते हैं, तो इस तरह से यह मतलब आयोडीन युक्त क्या होता है कि आपका नमक हो जाता है। बाकी पारा हो गया, तो याद रखिएगा इससे जब हम लोग बीकर में इस तरह से परख नली में रखते हैं तो पारा क्या होता है, उसमें नीचे की ओर क्या होता है कि वह गिर जाता है। और उसके अलावा उसमें जो अवचंद्रक उसका बनाता है और स्पर्श कोण बनाता है। तो याद रखिएगा वो स्पर्श कोण कैसा बनाता है? तो अधिक कोण बनाता है। कैसा बनाता है स्पर्श कोण? अधिक कोण बनाता है। साथ ही साथ उसका ऊपर वाला वो क्या होता है कि उत्तल होता है। क्या होता है कि आपको उत्तल होता है। जबकि यही इसी में अगर हम लोग जल कर देंगे तो जल भर देंगे तो इस तरह से यह अवतल बनाता है और नील कोण का निर्माण करता है, और जो बीकर में ऊपर उठ जाता है। तो ये जल और पारा से रिलेटेड आपको पूछा जाता है। जबकि पारा उत्पादन में मतलब स्पेन आपको याद रखिएगा विश्व में प्रथम स्थान पे मिलता है। तो ये क्वेश्चंस आपको किसी हाल में याद रखना होगा। सिर्फ सिंदूर कह दिया तो मर्क्यूरी सल्फाइड, लाल सिंदूर कह दिया तो Pb3O4, यानी कि ये Pb3 यानी कि Pb आपका क्या है? यह सीसा का संकेत है। ये क्वेश्चंस भी आपको याद रखना होगा। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। हालांकि वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबा हो रहा है, अभी बहुत सारा क्वेश्चन छूटा हुआ है। तो चलिए नेक्स्ट पार्ट में इसको हम लोग लेकर आएंगे। और आपने देखा कि यहाँ पे हमने आपको कितना सारा क्वेश्चंस का हमने रिकॉल कराया। तो इसी तरह से यहाँ से क्वेश्चन तो छूटेगा ही नहीं आपको। अगर आप मेरे चैनल्स पे नए थे तो प्लीज़ मेरे चैनल्स को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और आज का टारगेट हमने जो 20 मतलब ऐसे लाइक्स का रखा है, जरूर आप इससे पूरा करने में मेरी हेल्प करेंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में। जय हिंद।